जस्ट सी टू इट, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम यहाँ पर, ये हमारा फर्स्ट प्लेस है, ये हमारा सेकंड प्लेस है, ये हमारा थर्ड प्लेस है, इसके बाद फोर्थ प्लेस एक और आएगा, वो हम इसके बाद करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम लोग अपनी फर्स्ट प्लेसेस की बात करते हैं तो फर्स्ट प्लेसेस पे या तो ग्रॉस में चेंज आता है या नेट, मतलब दो ही टर्म्स आपको दिख रही हैं। देखो यहाँ पर भी ग्रॉस है, सेकंड वाले में भी ग्रॉस है, थर्ड वाले में नेट है और फोर्थ वाले में नेट है। तो फर्स्ट प्लेसेस पे डिफरेंस दो ही वेरिएबल्स के बीच में आता है, एक है ग्रॉस और दूसरा क्या है, नेट। नाउ बच्चे जस्ट सी टू इट, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो नेट क्या होता है, छोटा, ग्रॉस क्या होता है, बड़ा। क्योंकि नेट का क्या मतलब है, हैंड टू हैंड, और ग्रॉस का क्या मतलब है, ओवरऑल। इज दैट क्लियर? जब हम एक माइन्यूट से माइन्यूट खर्चा किसी के अंदर डालते हैं तो दैट टर्न्स आउट टू बी ग्रॉस। ये याद रखना है कि ग्रॉस बड़ा है और नेट छोटा है, और इन दोनों का जो लिंकेज पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। नेवर फॉरगेट व्हाट इज द लिंकेज पार्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस और नेट का जो लिंकेज पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर? बट नाउ व्हाट डज यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। इज दैट क्लियर? किसी भी एक फिक्स्ड एसेट का लॉस हो जाना। नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द अदर मीन्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के दूसरे नाम क्या क्या हैं? व्हेन आई टॉक अबाउट दूसरे नाम ऑफ डेप्रिसिएशन, आपको ये तीन नाम क्लियर हो जाने चाहिए। कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, व्हाट डू यू कॉल इट? You call it capital consumption allowance. You call it consumption of fixed capital. You call it a replacement cost. Is that clear? तो depreciation इन तीन केसेस में होता है। एक और बात, इस depreciation को हम लोग expected depreciation बोलते हैं या expected obsolescence. What do you call it? Please ये note down कर लेना. What do you call it? It is known as expected obsolescence. Is that clear? What is obsolescence? किसी भी चीज का obsolete हो जाना, डिमांड में कमी आ जाना, क्योंकि अब वो चीज आउटडेटेड हो गई है। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये तीन चीजें कौन सी हैं, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन और ऑब्सोलेसेंस। व्हाट डज दिस मीन? नॉर्मल वियर एंड टियर, अब मेरे मोबाइल के अंदर अगर मेरा इसका कवर जो थोड़ा सा खराब हो जाता है, आई चेंज माय कवर, दैट इज नॉर्मल वियर एंड टियर। इज दैट क्लियर? या आपकी कोई कार है, आपकी कार के अंदर कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई सीट कवर टूट जाता है, फट जाता है, उसको रिपेयर करवाते हो, दैट इज नॉर्मल वियर एंड टियर। व्हाट इज एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन? एकदम एक्सीडेंट आया, समबडी जस्ट लाइक किसी ने आपकी गाड़ी के अंदर मारी। इज दैट क्लियर? तो वो गाड़ी की जो दरवाजा था वो बिल्कुल ही अंदर को घुस गया, दैट इज एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर अब तीसरा क्या आ गया, जैसे ही आपकी गाड़ी शोरूम से बाहर सड़क के ऊपर निकली, आपने खरीद लिया था क्योंकि उसको, इट इज नोन एज ऑब्सोलीट, आउटडेटेड। इज दैट क्लियर? धीरे धीरे उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती जाएगी ड्यू टू इट्स रेगुलर यूज, क्योंकि अब उससे नए से नए मॉडल आते जाएंगे। तो ये तीन कारणों के कारण से डेप्रिसिएशन होता है, और दिस डेप्रिसिएशन इज नोन एज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस। क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस। Are you all able to hear me? Yes or no? Hurry up and give me the answer. Yes? Hurry up and give me the answer, everyone. Very good. Voice is perfectly clear now? Okay. Now, but just try to understand. Any damage to the product, कोई भी damage to the product due to natural calamities हो जाए, या due to उसकी डिमांड कम हो जाए, due to recession in an economy, तो उसके कारण से जो लॉस होता है वो डेप्रिसिएशन नहीं कहलाता, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस बोलते हैं। एंड कैपिटल लॉस इज नोन एज व्हाट? एन अनएक्सपेक्टेड obsolescence. What do you call it? Unexpected obsolescence. Is that clear to all of you? What do you call it? Unexpected obsolescence. Please put a star note down. Unexpected obsolescence is due to two reasons. I'm just rubbing this section and noting it down. Unexpected obsolescence is due to two things. And what are they? Ek, it is due to the damage due to natural calamities, damage due to
नेचुरल कैलमिटी, कोई भी नेचुरल कैलमिटी के कारण से डैमेज, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया। अब जैसे कल जयपुर के अंदर एक बाढ़ लाइक सिचुएशन आ गई, तो जितने भी शोरूम्स में बर्बादी हुई, जितने भी शोरूम्स में प्रॉब्लमैटिक कोई सिचुएशन हो गई, सबके नए मोबाइल खराब हो गए, सब कुछ खराब हो गया, दैट वाज पर्टिकुलरली अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस। इज दैट क्लियर? अर्थक्वेक आने के कारण से, ठीक है, फ्लड्स के आने के कारण से, कोई लैंडस्लाइड होने के कारण से कोई डैमेज होता है, दैट इज अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस। इज दैट क्लियर? बी एक और आता है, fall in the demand due to recession, due to recession। आपकी एकदम गुड की डिमांड मार्केट में कम हो जाती है क्योंकि मार्केट में अब रिसेशन का टाइम पीरियड चल रहा है, तो दैट इज नोन एज व्हाट? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस। उसकी भरपाई नहीं हो सकती, इसकी भरपाई हो सकती है, दैट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस। और इसको भरपाई करने के लिए ना हम लोग एक फंड बनाते हैं, एंड दैट फंड इज नोन एज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। इज दैट क्लियर? पहले यहां तक एक बार और देख लो, हम लोगों ने क्या किया? डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। तीन कारणों के कारण से डेप्रिसिएशन आता है, नॉर्मल वियर एंड टियर, accidental breakdown of machinery, and third is obsolescence. Is that clear? Very important, कोई भी डैमेज अगर इन तीन कारणों से होता है वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस है और उसकी भरपाई की जा सकती है, और उसके लिए हम लोग एक फंड मेंटेन करते हैं एंड वी कॉल इट डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। What do you call it? You call it depreciation reserve fund. Now, very important, any damage to the product due to natural calamity, that is like दो रीजन कौन कौन से? नेचुरल कैलमिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह, एंड दूसरा ड्यू टू द फॉल इन द डिमांड ड्यू टू रिसेशन, इज नॉट डेप्रिसिएशन। ये दोनों कारणों से कोई भी अगर डैमेज होता है प्रोडक्ट को, दैट इज नॉट डेप्रिसिएशन। ये क्या कहलाता है बच्चे? यू शुड बी नोइंग इट। We call it unexpected obsolescence। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। Is that clear? So hurry up and tell me, भरपाई किसकी हो सकती है? Expected obsolescence की या unexpected obsolescence की? Can anyone tell me? Mic should be on. Hurry up and give me the answer. आप लोग कौन सी सिचुएशन को करेक्ट कर सकते हो? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस, किस सिचुएशन को करेक्ट कर सकते हो? हरी आप माइक्स ऑन। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस? नो बेटा, एक्सपेक्टेड को, अनएक्सपेक्टेड को हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस ड्यू टू द डैमेज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, जगह जगह अर्थक्वेक आ रहा है, जगह जगह फ्लड आ रही है, उसके कारण आपके प्रोडक्ट को जो डैमेज हो रहा है वो करेक्शन नहीं किया जा सकता। ना ही अगर अचानक आपकी गुड में कोई डिमांड में फॉल आ जाती है ड्यू टू रिसेशन, उसको करेक्ट किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो हम लोग सिर्फ जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस है उसके लिए एक फंड बनाते हैं एंड वी कॉल इट डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। व्हाट डू यू कॉल इट? You call it depreciation reserve fund. Is that clear? So, what do you understand by depreciation reserve fund? Depreciation reserve fund refers to the fund which the producers keep for the replacement cost. Is that clear? So, यहाँ पर I'm just putting a star and noting it down that only expected obsolescence can be considered under depreciation reserve, RESERV, reserve fund. Is that clear? सिर्फ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस को कंसिडर किया जाता है अंडर द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। इज दैट क्लियर? बच्चे अब आप कहोगे कि मैम हाउ डू यू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को करेक्ट किया जाता है, या हम लोग इसको कैसे करते हैं? प्रोड्यूसर्स बच्चे हर साल पैसा निकालते जाते हैं, और हर साल कितना पैसा निकालेंगे? आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, आई एम रबिंग दिस सेक्शन। एक
फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के बेसिस पे ये पैसा निकालते हैं. एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला फॉर द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड? इट इज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड. It is the total value of the asset divided by number of years of the asset. Is that clear? इसका क्या मतलब हो गया? अगर आपने एक कार खरीदी जो 20 लाख की थी, तो 20 लाख की कार के ऊपर आप लोगों को पता है कि इसकी एवरेज अच्छी लाइफ कितनी रहेगी? 10 साल रहेगी. तो दिस मीन्स 20 लाख डिवाइडेड बाय यहाँ पर 10 साल, कितना आ गया आप लोगों के पास? 20,000 आ गया ना. So that 20,000 is a depreciation reserve fund. ये हमारे को हर साल करवाने ही पड़ते हैं जो हम इसकी सर्विसेज वगैरह करवाते हैं. So this is known as depreciation reserve fund. क्या हर किसी को समझ आ गया depreciation reserve fund? Hurry up and let me know, yes or no. सबको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्लियर हो गया? वेरी गुड. तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? इट इज पर्टिकुलरली, सॉरी बच्चे, आई जस्ट गेव यू रॉन्ग. 20 लाख की चीज 10 साल, तो इट टर्न्स आउट टू बी नॉट 20,000, इट टर्न्स आउट टू बी 2 लाख. इज दैट क्लियर? कैलकुलेशन मिस्टेक थी. तो इट इज 2 लाख. तो 2 लाख रुपए मैं हर साल निकालूंगी अपनी उस कार के लिए, ताकि वो कार बिल्कुल टिप फिट रह सके, बिल्कुल सही रह सके. मुझे सर्विसेज भी करवानी होंगी, उसको थोड़ा थोड़ा अपग्रेड भी करवाना होगा. तो ये 2 लाख जो मैं अलग कार के लिए निकाल के रखूंगी इज नोन एज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड. आई होप दिस डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन इज परफेक्टली क्लियर टू यू. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन रिगार्डिंग द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड? सबको क्लियर हो गया डेप्रिसिएशन? नाउ if this depreciation portion is clear बच्चे, now we come to this section. अब आपने कभी सोचा होगा कि मैम नेट की टर्म अगर दे रखी है तो हम ग्रॉस पे कैसे जाएंगे? ग्रॉस की टर्म दे रखी है तो हमने नेट पे कैसे जाना है? अगर हमारे को ग्रॉस और नेट दोनों की टर्म्स पता है तो हमने डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है? मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि नेट क्या होता है? छोटा, और ग्रॉस क्या होता है? बड़ा. एग्जैक्टली. छोटी चीज से अगर आपको बड़ी चीज निकालनी है तो हमारे को इसमें प्लस करना पड़ेगा, और हमने किसको प्लस कर दिया? डेप्रिसिएशन को. इज दैट क्लियर? तो ऑलवेज रिमेंबर, नेट की जो वैल्यू दे रखी है उसमें जब हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो हमारे पास वो किसकी वैल्यू बन जाएगी? ग्रॉस की वैल्यू बन जाएगी. और अगर आपको ग्रॉस की टर्म दे रखी है और आपको आंसर के अंदर नेट की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? माइनस डेप्रिसिएशन. आपके पास क्या आ जाएगा? नेट आ जाएगा. नाउ अगर आपके पास ग्रॉस की टर्म और नेट की टर्म दोनों गिवन है और आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, दिस मीन्स ग्रॉस की भी सिमिलर टर्म होनी चाहिए, नेट की भी सिमिलर टर्म होनी चाहिए. इन दोनों की टर्म्स को आपस में माइनस कर दिया तो क्या आंसर आ गया? डेप्रिसिएशन. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैन एनीवन गिव मी वन आंसर कि ग्रॉस और नेट कब बराबर होंगे? When is gross equal to net? Can anyone tell me? Mic open. Gross और net कब इक्वल होंगे बच्चे? बहुत सिंपल सा मैथ का आंसर है. आई थिंक बचपन से कर रही हैं. कोई भी दो चीजें कब इक्वल होती हैं? जब डेप्रिसिएशन क्या है? Yes, very good answer. So you should remember that. यहाँ पर I am just going to put a star and give you the answer here. If gross is equal to, okay, if depreciation is equal to 0, then gross is equal to what? Net. Gross किसके बराबर आ गई बच्चे? Net के बराबर आ गई. Is that clear? Gross की term net के बराबर आ गई. क्या अब आपको पूरी तरह से फर्स्ट प्लेसेस का डिफरेंस क्लियर हो गया? हमारे न्यूमेरिकल्स में ये फर्स्ट प्लेसेस का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट प्लेसेस पे दो ही डिफरेंस आती है एक ही वेरिएबल के बीच में, ग्रॉस और नेट. इज दैट क्लियर? या ग्रॉस की वैल्यू को नेट में कन्वर्ट करना होगा या नेट की वैल्यू को ग्रॉस में करना होगा, और ये फर्स्ट प्लेसेस का डिफरेंस होगा. हर एक मैनर में फर्स्ट प्लेसेस पे डिफरेंस किसके बीच में है? ग्रॉस और नेट के बीच में. रिमेंबर, ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है. अगर हमें छोटी चीज से बड़ी चीज में जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन, और अगर आपको ग्रॉस गिवन है और आपको एक छोटी चीज नेट बनानी है तो माइनस डेप्रिसिएशन. अगर आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालनी आ जाती है क्वेश्चन में तो ग्रॉस की सिमिलर टर्म देखो,
नेट की सिमिलर टर्म देखो, आपस में माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। अब वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर आपका डेप्रिसिएशन 0 है तब ऑलवेज रिमेंबर ग्रॉस किसके बराबर हो गया, नेट के बराबर हो गया। नो डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट देन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सबको क्लियर हो गया फर्स्ट प्लेस का डिफरेंस? लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड प्लेस डिफरेंस नाउ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप यहाँ पर अगर बोर्ड के ऊपर देख रहे हो तो सेकंड प्लेसेस पे किसके बीच में डिफरेंस आ रहा है? हरी अप एंड टेल मी। फर्स्ट टर्म में इट इज जीडीपी, सेकंड टर्म में इट इज जीएनपी, थर्ड टर्म में इट इज एनडीपी, फोर्थ टर्म में इट इज एनएनपी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ तो डिफरेंस डोमेस्टिक में दिख रहा है, यहाँ डिफरेंस नेशनल में दिख रहा है, क्योंकि ये भी डोमेस्टिक है और ये भी नेशनल है। तो सेकेंड प्लेसेस में हमेशा डिफरेंस या तो डोमेस्टिक में होगा या नेशनल में होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ किस में होगा, डोमेस्टिक में, या किस में होगा, नेशनल में। इज दैट क्लियर? But let's see to it, what do you understand by domestic and what do you understand by national? Can anyone tell me, in general, हमारा domestic बड़ा, oh shit, I did not take a screenshot. चलो, I'll do it from the ये and send it to you. Okay, hurry up and tell me, domestic बड़ा होगा या national बड़ा होना चाहिए? Anybody can give me the answer. Very good. National should be बड़ा than domestic. Is that clear? अब यहाँ पर भी इनका लिंकेज पार्ट होता है, राइट? अब हम लोग कौन सी प्लेसेस का डिफरेंस करें? सेकेंड प्लेसेस डिफरेंस। सेकेंड प्लेसेस पे जो डिफरेंस आ जाता है बच्चे, इट इज बिटवीन नेशनल एंड डोमेस्टिक। मैं आपको ना ऐसे करूंगी, इनके नोट्स में आपको भेज दूंगी ताकि इट इज गोइंग टू बी इजियर फॉर यू पीपल। अभी आप समझ लिया करो। इज दैट क्लियर? इफ यू कुड नोट इट डाउन, यू कुड ऑल्सो नोट इट डाउन, बट आप समझा करो। तो एक हमारे पास क्या आ गया, नेशनल, और एक हमारे पास क्या आ गया बच्चे, डोमेस्टिक। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे, यू शुड बी रिमेंबरिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दैट इज व्हाट, ऑलवेज रिमेंबर नेशनल का क्या मतलब होता है। नेशनल का मतलब होता है, it is by the normal residents of the country. What does national mean? It means by the normal residents of a country. Is that clear? No matter where they live, within the country or outside the country. ये बहुत important है. No matter where they live, within the country or outside it. बच्चे, I just try to give you an example. अगर मैं इंडिया में ही, लाइक आई एम बोर्न इन इंडिया, लेकिन अब आई एम जस्ट सेटल्ड इन अमेरिका। अब मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अमेरिका के अंदर ही है, लेकिन मैं यहाँ पर भी कुछ ना कुछ अमाउंट भेज रही हूँ। तो व्हाट, हु एम आई? I am the national citizen of India. Is that clear? I am a national or a normal resident of India. Is that clear? Now, what do you understand by domestic? Domestic का क्या मतलब होता है? Always remember, within the domestic territory of a country. ध्यान से सुनना, no matter who produces it, resident or non-resident. बच्चे, just see an example here. अगर अमेरिका का कोई भी बैंक हमारी कंट्री के अंदर है, हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर फंक्शन कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? दिस इज अ इनकम अर्न फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। व्हाई? क्योंकि उसका जो बैंक है वो पैसा हमारी कंट्री की टेरिटरी के अंदर कमा रहा है। इज दैट क्लियर? So that is the domestic territory of a country within the domestic territory of a country. अब बच्चे, ये डिटेल तो इन दोनों की हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग इनका लिंकेज पार्ट देखते हैं। अब आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि नेशनल क्या होता है हमेशा, नेशनल इज बड़ा, और डोमेस्टिक क्या होता है हमेशा छोटा।
इज दैट क्लियर? अब इन दोनों का भी बच्चे एक लिंकेज पार्ट होता है और हम इनको किससे लिंक करते हैं? NFIA. What do you understand by NFIA? It is known as net factor income from abroad. बच्चे डू यू रिमेम्बर, मैंने आपको पहले भी डीओपी वाले चैप्टर में बताया था व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सो आई जस्ट राइट इट हियर। इसका क्या मतलब हो गया? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम to abroad. What do you understand by this? Factor income from abroad का क्या मतलब है और what is factor income? यहाँ पर मैं साइड में लिख रही हूँ फैक्टर इनकम का मतलब होता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस की इनकम। ये सारी इनकम हमें फ्रॉम अब्रॉड और ये सारी इनकम टू अब्रॉड। इज दैट क्लियर? अब इसका एग्जांपल देखो। अब आप यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया लेकिन आप बाहर अमेरिका में जाकर सेटल हो गए, तो अमेरिका से जब आप अपने पेरेंट्स के लिए पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए भेजोगे, उस पैसे को क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इज दैट क्लियर? अमेरिका अब्रॉड हो गया, अमेरिका से पैसा हमारी कंट्री में आएगा, इज नोन एज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर कोई भी बांग्लादेशी, कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी चाइनीज सिटीजन, कोई भी नाइजीरियन सिटीजन हमारी कंट्री के अंदर रह रहा है और हमारी कंट्री के अंदर ही कमा रहा है और हमारी कंट्री से पैसा बाहर भेज रहा है, तो उस पैसे को क्या कहेंगे अपनी कंट्रीज में? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कोई भी पैसा नहीं है, ये उसकी अर्नड इनकम है। किस फॉर्म में? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस के फॉर्म में। डू यू रिमेंबर ना, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को आप क्या देते हो बच्चे? रेंट। लेबर को क्या दे रहे हो? वेजेस। कैपिटल को क्या दे रहे हो? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। तो ये सबकी जो अर्नड इनकम है, ये लोग जो उसको बाहर दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं, दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर एनएफआईए सीधा नहीं दे रखा है तो आपको इसको ऐसे ही कैलकुलेट करना होगा। ये दोनों टर्म्स गिवन होंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ आ गया? हरी अप एंड से मी यस, हरी अप। अगर कोई डाउट है तो वी कैन क्लियर द डाउट। वेरी गुड, वेरी गुड। आई रिपीटेड वंस अगेन बच्चे, नेशनल और डोमेस्टिक। अगर हम नेशनल की बात करते हैं ना, तो नेशनल कौन करता है? इट्स बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, नो मैटर वेयर दे लिव, विद इन द कंट्री और आउटसाइड इट। नॉर्मल और नेशनल का मतलब यही हो जाएगा कि इसके अंदर जरूरी नहीं है कि लोग हमारी कंट्री में ही रह रहे हैं, लोग हमारी कंट्री से बाहर भी रह सकते हैं और वो उनका पैसा हमारी कंट्री की इनकम के अंदर एड अप हो जाए। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, no matter who produces it, a resident or a non-resident. Like I gave you an example कि अगर कोई भी अमेरिकन बैंक हमारी कंट्री के अंदर है और हमारी कंट्री के अंदर रह के वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज अ डोमेस्टिक इनकम। इज दैट क्लियर? अब ऐसे नेशनल में और डोमेस्टिक में कौन बड़ा होता है? नेशनल। इन दोनों का लिंकेज पार्ट क्या होता है? NFIA. What do you mean by NFIA? Net factor income from abroad. How do you calculate it? Factor income from abroad minus factor income to abroad. Is that clear? क्या आपको इतना पोर्शन सबको समझ आ गया? Now we are going to a very interesting point. बच्चे आपका ये जो NFIA होता है ना, NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्या कोई मुझे ये चीज बताएगा कैसे? NFIA कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? लेट्स सी द फर्स्ट केस, पॉजिटिव NFIA। इज दैट क्लियर? व्हेन इज NFIA पॉजिटिव? बच्चे कोई भी माइक ओपन करे और जरा बताए। हमने इन्हीं दोनों वेरिएबल्स के बेसिस पे ही बताना है। इज दैट क्लियर?
हरिया कब पॉजिटिव हो सकती है NFIA? एनीवन? एनीवन? Just try to understand. I'm telling it to you. Factor income from abroad is equal to 30 and factor income to abroad is equal to 20, right? What is your answer for NFIA? Factor income from abroad minus factor income to abroad is NFIA. ये देखो ये from और ये to याद रखना. तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चे? 10. तो यहाँ पर हमारा NFIA क्या हो गया? पॉजिटिव. तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इज दैट क्लियर? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बड़ा है और टू अब्रॉड छोटा है, तब NFIA क्या होगा? पॉजिटिव. इज दैट क्लियर? इफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड greater than factor income to abroad, then NFIA is positive. Are you clear regarding this point? Everyone, hurry up, mic on. Time भी कम रह गया, जल्दी बताओ. सब माइक ओपन करो बच्चे. गुड. सेकेंड पॉइंट अब यहाँ पर देखो. What is the second point? NFIA is 0. When is NFIA 0? Let's see it. A factor income from abroad is equal to 30 and factor income to abroad is also equal to 30. हम लोगों को पता है ना कि हम लोगों ने फ्रॉम अब्रॉड को -2 अब्रॉड से माइनस कर देना. तो यहाँ पर अब आपके पास जो आंसर आ गया ना, व्हाट इज द आंसर? कैन एनीवन टेल मी द आंसर? व्हाट इज द आंसर हियर? NFIA is equivalent to what? 0. What is NFIA equal to? 0, right? तो यहाँ पर हमारे को क्या पता चला? If factor income from abroad equal to factor income to abroad, then NFIA is equal to 0. Is that clear to everyone? सबको समझ आ गया? NFIA आपको पॉजिटिव भी पता लग गया, NFIA कब हमारा 0 होता है ये भी पता चल गया. Is that clear? अब हमारे को क्या चाहिए कि NFIA क्या होता है? It is negative. बच्चे let's see when is NFIA negative. Can I rub this section? Okay. यहाँ पर थर्ड आ गया. And what does the third point say? NFIA is negative. Okay. Let's see to it. Factor income from abroad is equivalent to कितना? 30. But factor income to abroad is equivalent to 50. Clear or not? आपको यहाँ पे क्या पता है? दोनों के बीच में कौन सा साइन आता है? माइनस का. देखो from -2. What do you get? NFIA. What is the answer? -20. What is the answer? -20. So what is the conclusion here? Conclusion is, if factor income to abroad greater than factor income from abroad, then NFIA is negative. What is NFIA? NFIA is negative. Is that clear to everyone? Yes or no? Hurry up and let me know. It's a very important concept. ये concept समझ आ जाएगा बच्चे तो आप कभी confuse नहीं होंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि what is NFIA. NFIA पॉजिटिव में भी हो सकता है, NFIA 0 में भी हो सकता है और NFIA नेगेटिव में भी हो सकता है. So you should be clear regarding this section. Is that clear to everyone? Hurry up, mic should be on and you should be letting me know whether you are clear regarding this concept or not. Yes? Everyone? Perfectly clear हो गया? Okay.
बच्चे दिस पॉइंट इज क्लियर। अभी हमारे पास दो चीजें और हैं। अब कई बार ना क्वेश्चन में फ्रॉम अब्रॉड नहीं गिवन होता, अकेला टू अब्रॉड गिवन है, तब आप NFI कैसे कैलकुलेट करोगे? और अगर बाय चांस क्वेश्चन के अंदर फ्रॉम अब्रॉड दे दिया और टू अब्रॉड नहीं दिया, तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है? ये पॉइंट हम लोग अब आज नहीं देखेंगे, कल देखेंगे।